क्या तुम्हारा सरनेम अरोड़ा नहीं है? अमित ने अपनी बेचैनी छिपाने के लिए पानी का एक घूंट लेते हुए पूछा। मेरे डैड का सरनेम अरोड़ा था और मेरी माँ का शर्मा। उस समय मेरी मम्मी और मेरी छोटी आंटी एक ही साथ प्रेग्नेंट हुई थी। उस टाइम दादी ने ये कहा था कि उनमें से जो भी बेटी को जन्म देगी वो उसकी बच्ची को अपनी माँ का सरनेम लेना होगा। आखिर में दोनों ने ही बेटियों को जन्म दिया और दोनों को ही अपना सरनेम शर्मा रखना पड़ा। संजना की आंखें छलक रही थी। क्या अमित उर्फ शालिनी संजना से ये सारे सवाल पूछकर उसकी बहन होने की बात एक्सपेक्ट कर रही थी? शालिनी की आंखों में एक पल के लिए हैरानी दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल वो हैरानी गायब हो गई। उसका नाजुक कोमल चेहरा पीला पड़ गया था और यहाँ तक कि उसकी गर्दन पर भी उसकी तनी हुई नसें साफ देखी जा सकती थी। वो अब आगे से अपने आउट ऑफ कंट्रोल इमोशंस को संभालने के लिए लगातार बिना रुके खाना खाने लगी थी। अचानक ही शालिनी को अपने भीतर इमोशंस के एक तूफान की लहर उठती महसूस हुई। संजना की ओर देखते हुए उसे महसूस हो रहा था कि क्या ये उसकी बहन है? क्या उन दोनों के बीच में खून का रिश्ता था? शालिनी शर्मा, उनका नाम अमित शर्मा नहीं बल्कि शालिनी शर्मा था। संजना अरोड़ा की बहन शालिनी शर्मा। पिछली बार जो बूढ़ी औरत उसे मिली थी, क्या वो वाकई में उसकी दादी थी? यही वजह थी कि जब उन्होंने उसे देखा तो वो उसे देखकर दंग रह गई थी। नहीं, रुको। खुद को शांत करने से पहले थोड़ी देर के लिए शालिनी शर्मा अपने इमोशंस के तूफान में कहीं खो सी गई थी। वो आदमी जो आज संजना से बात कर रहा था, डॉक्टर माथुर, वो पहला आदमी था जिसे उसने देखा था जब वो होश में आई थी। उस समय वो एक नए जन्मे बच्चे की तरह थी जो एक नई दुनिया से पूरी तरह से अनजान थी। वो अपनी पिछली जिंदगी या उससे जुड़ी चीजों के बारे में नहीं जानती थी जो उसके दिमाग में छूट गई हो। ना ही उसे पता था कि वो होश में आने के बाद किस किस पर भरोसा कर सकती है। एक आदमी वो पहला इंसान था जिसके साथ वो किसी भी तरह के कांटेक्ट में आई थी। उसकी प्यारी सी मुस्कान उसके दिल में उतर गई थी और भीतर से उसे लगा कि वो इकलौता इंसान है जिस पर वो कभी भी भरोसा कर सकती है। वो काफी हैंडसम और अट्रैक्टिव था। उसने अंदाजा लगाया था कि वो या तो उसका भाई होना चाहिए या उसका बॉयफ्रेंड। हालांकि बाद में उसे पता चला कि बेहद ही हम्बल और प्यारा दिखने वाला आदमी एक जहरीले सांप से ज्यादा और कुछ नहीं था, जो उसकी यादें मिटाने को और उसे खुद को पूरी तरह से भुला देने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहा था, ताकि उसे वो तक याद ना रहे कि वो वाकई में कौन है। कोई भी कभी भी इस तरह का दर्द महसूस नहीं कर सकता जिस तरह का दर्द उसे तब महसूस हुआ जब उसे पता चले कि जिसे वो अब तक दवा समझकर पीता आ रहा था वो तो असल में एक जानलेवा जहर है। वो एक ऐसा एहसास था जिसे वो फिर कभी महसूस नहीं करना चाहती थी। क्या? संजना की आंखें अमित पर टिकी हुई थी, जबकि उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम वाकई में मेरी बहन की तरह दिखते हो? शायद, लेकिन हम एक ही इंसान नहीं हैं। अमित शर्मा ने सख्ती से जवाब दिया। पहली बात तो ये थी कि संजना को बहुत अच्छे से नहीं जानती थी वो। दूसरी बात, वो डॉक्टर माथुर को भी ठीक से नहीं जानती थी। उन दोनों को आपस में बात करते हुए देखने से ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। भले ही वो संजना अरोड़ा की बहन थी, लेकिन उसकी याददाश्त लौट आने से पहले उसे कुछ भी संजना के सामने एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए। जैसा कि कहते हैं कि जो कि सच भी है, वुमेन आर बॉर्न एक्ट्रेस। हालांकि ऊपर से देखने पर तो संजना भी बेहद ही काइंड और ब्यूटीफुल ही मासूम नजर आती है। किसे पता है कि वो अंदर से औरों की तरह एक जहरीली नागिन निकले। बेहतर होता कि अगर संजना पहले से उस डॉक्टर माथुर के साथ मिली हुई नहीं थी। हालांकि उसे अभी भी कुछ भी संजना पर जाहिर करने की जल्दबाजी दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। जब तक वो सब कुछ अच्छी तरह से जांच परख कर किसी नतीजे पर पहुंच नहीं जाती, तब तक किसी भी तरह से देर नहीं होती। इसके अलावा अगर संजना डॉक्टर माथुर की हरकतों से पूरी तरह अनजान थी, तो उसका संजना के साथ अपने रिश्ते के बारे में कुछ भी बताना पक्के तौर से संजना को भारी खतरे में डाल सकता था। वाकई में तुम वो नहीं हो, संजना ने नॉर्मली ही बात कही। उसके होठों को दबाते हुए हिम्मत करके उसने आखिर में उसे बोल ही दिया था, कहीं तुम मुझे फिर से ये तो नहीं बोलने वाले हो कि तुम मेरी बहन नहीं हो सकते क्योंकि तुम एक मर्द हो? मुझे अच्छी तरह से याद है क्योंकि हम इस बारे में पिछली बार बात कर चुके हैं, अमित शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उसके एक्सप्रेशन में एक रूखापन साफ झलक रहा था। उसकी याददाश्त खोने के बाद से जिस तरह से एक डर और डाउट उसके दिल में घर कर गया था, उसकी वजह से वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाती थी। तो फिर जब पिछली बार तुमने कहा था कि मैं तुम्हें छूकर पता लगा सकती हूँ कि तुम मर्द हो या औरत, तब वो बात तुमने सीरियस होकर कही थी ना, या फिर वो कोई मजाक था? संजना ने कहते हुए
अमित के कपड़ों की ओर इशारा किया। अगर वो सच था तो फिर चलो अपने कपड़े उतारो, मैं केवल सिर्फ एक झलक देखूंगी, ठीक है? जब संजना ने ये बात कही तब शालिनी हॉट एंड सोर सूप का एक घूंट ले रही थी और उसकी बात सुनकर सूप जैसे उसके गले में अटक गया और उस वजह से उसे खांसी आने लगी। गनीमत थी कि खांसते हुए उसने सारा सूप सामने बैठी संजना के चेहरे पर नहीं थूक दिया। उसने टिश्यू से अपने मुंह से छलकी सूप को पोंछते हुए संजना से कहा, इतनी ठंड में तुम चाहती हो कि मैं सरेआम इस रेस्टोरेंट में सबके सामने कपड़े उतार दूं? सबके सामने? तुम्हारे और मेरे अलावा यहाँ आखिर है कौन जो तुम्हें इस हालत में देख सकता है? तुम भूल रही हो ये स्पेशल प्राइवेट केबिन है। तुम्हारी या मेरी परमिशन के बिना तो यहाँ कोई अंदर आ ही नहीं सकता। और जब मैं तुमसे खुद बोल रही हूँ तो तुम्हें मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है। कौन शर्मा? मैं शर्मा नहीं रहा। अगर तुम इतनी ही ज्यादा उतावली हो रही हो तो फिर हम बाद में किसी हॉट स्प्रिंग में चल सकते हैं, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं मर्द हूँ या फिर औरत। शालिनी को याद आया कि जब उसने पिछली बार संजना से उसे छूकर देखने की बात कही थी तो संजना किस तरह से घबरा गई थी। हालांकि इस बार संजना के चेहरे पर घबराहट या झिझक का कोई निशान नहीं था। वो अपनी बात पर अटल थी। हाँ, क्यों नहीं, जरूर चलो, हम साथ ही हॉट स्प्रिंग चलते हैं। शालिनी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसे घूर कर देखते हुए धीरे से बोली, क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें किसी और मर्द के साथ देखकर जेलस फील करेगा या तुमसे नाराज हो जाएगा? संजना ने कहा, बिल्कुल भी डर नहीं है। वो डरती भी क्यों, आखिर वो उसकी बहन थी। करण के पास उससे जलने के लिए कोई कारण ही नहीं था। जब शालिनी को लगा कि अब कुछ भी उसके मन मुताबिक नहीं जा रहा है तो वो झल्लाते हुए बोली, क्या ये तुम्हारा तरीका है गैर मर्दों को रिझाने का? वो सॉफ्ट, हम्बल और हैंडसम अमित शर्मा कहीं गायब हो गया था। उसने तुरंत ही अपने हाथ में थामा हुआ चम्मच टेबल पर पटका। वो काफी गुस्से में दिखाई दे रही थी। तुम्हारे लिए मैं एक अनजान आदमी हूँ जिसे तुम मुश्किल से 2 या 3 बार मिली हो और तुम इस तरह के बहाने मुझे सिड्यूस करने, मुझे पटाने के लिए बनाती हो कि किस तरह से मैं तुम्हारी बहन की तरह दिखता हूँ और ऊपर से मेरे साथ हॉट स्प्रिंग में नहाने के लिए भी जाने को तैयार हो। अगर यही तुम्हारी मर्दों को लुभाने का तरीका है तो मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाला हूँ। सॉरी, लेकिन तुम मेरे टाइप की लड़की नहीं हो। ये तुम क्या बेहुदा बातें किए जा रहे हो? संजना अमित को इस तरह से बिहेव करते हुए देखकर हैरान थी। उसे घूर कर देखने लगी। तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुमसे अपनी बहन का चेहरा तुमसे मिलाने के बारे में झूठ बोल रही हूँ, वो भी सिर्फ इसीलिए कि मैं तुम्हें लुभाना चाहती हूँ, सिड्यूस करना चाहती हूँ और इसके लिए मेरे हस्बैंड को खो भी सकती हूँ। शालिनी ने संजना की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी ओर देखकर मुस्कुरा भर दी, जो उसके हिसाब से संजना के पूछे हुए सवाल के लिए काफी था। अमित और शालिनी की इस हरकत पर संजना भड़क गई और अब वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इसीलिए उसने सीधे तौर से अमित से कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं जानती हूँ कि तुम कोई मर्द नहीं हो बल्कि एक औरत हो। उस दिन जब मैं संजना ने शालिनी की सीने की ओर इशारा करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। संजना को गुस्से से घूरते हुए शालिनी ने उसके हाथ पर चपत मारते हुए उसे दूर कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कितनी शर्मिंदगी और कितनी शर्म महसूस हो रही है। इस बात को कहने से तुम्हारा ओछा नेचर और भद्दी इच्छाएं सामने आती है। मुझे नहीं पता मुझसे पहले तुमने और कितनों के साथ ऐसी ओछी हरकत की है, लेकिन क्या तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारी इन शेमलेस, फ्लर्टी और अश्लील आदतों के बारे में पता है? शालिनी के कहे शब्द तीर की तरह संजना के दिल में धंसते जा रहे थे और उसी वजह से उसके दिल में एक तेज टीस उठने लगी थी। तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो? मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि क्या तुम मेरी बहन हो या नहीं। मुझे तुम में किसी भी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम जरा अपनी उम्र का भी तो देख लो एक बार। और फिर तुम तो शादीशुदा भी हो। तुम चाहे जिस भी तरह के हथकंडे अपना लो, मैं तुम्हारी चालों में आकर फंसने वाला नहीं हूँ। मैंने शुरू में सोचा था कि हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस बारे में गलत सोचता था। प्लीज आज के बाद मेरी नजरों के सामने कभी भी मत आना तुम। इतना कहकर शालिनी उठकर वहां से तेजी से निकल गई। वो नहीं चाहती थी कि संजना वो इंसान निकले जिसने उसे चोट पहुंचाई थी, और ना ही वो चाहती थी कि संजना उसके पीछे पड़े। अब वो खतरे में थी। अगर संजना उसके पीछे आती तो वो खुद भी परेशानी में पड़ सकती थी। संजना की आंखें लाल सुर्ख होती चली जा रही थी। वो एकटक अमित उर्फ शालिनी को वहां से जाता हुआ देख रही थी। ठीक उतने पल वो कांपती आवाज में चिल्लाई, दीदी। ये आवाज सुनकर एक पल के लिए शालिनी के कदम जहां थे वहीं जम से गए और फिर अगले ही पल
उसने केबिन के दरवाजे को धक्का दिया और वहां से निकल गई। जब करण वापस घर लौटा तब तक रात के 8 बज चुके थे। भीतर पहुंचते ही उसने देखा कि घर में काफी अंधेरा छाया हुआ है। ये सोचकर कि संजना अभी तक घर वापस नहीं लौटी, उसने लाइट्स ऑन कर दी और संजना से ये पूछने के लिए कि किस समय तक वो वापस आएगी, उसने उसे कॉल किया। हालांकि कॉल कनेक्ट होते ही उसे संजना की फोन की रिंगटोन की आवाज ऊपर से ही आती हुई सुनाई दी। क्या संजना अपना फोन साथ में लेकर जाना भूल गई थी? करण ने सोचा। कॉल कट किए बिना ही करण उसके बेडरूम की तरफ बढ़ने लगा। ऊपर जाकर उसने देखा कि बेडरूम का दरवाजा भी खुला हुआ ही था। अपने मोबाइल फोन की डिम लाइट का इस्तेमाल करते हुए उसने देखा बेडरूम के सोफे पर एक फोन बजता दिखाई दे रहा है और उसी सोफे के कोने पर अंधेरे में एक अनजान शख्स की परछाई दिखाई दे रही है। वो कमरे की लाइट चालू करने ही वाला था कि उसे संजना की भर्राई हुई आवाज सुनाई दी। करण! वो रो रही थी। फौरन ही कमरे की लाइट ऑन किए बिना ही करण ने संजना के पास बैठकर उसके गर्दन में अपनी बाहें डाल ली और उसे अपनी आगोश में ले लिया। उसने बेहद ही शांत आवाज में संजना से पूछा, क्या हो गया मेरे बच्चे? फौरन ही संजना ने अपना सर उसकी छाती में छिपा लिया और उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि कोई भी उसे सुनता तो उसे उस पर फौरन ही तरस आ जाता। कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं। उसकी आवाज सुनकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि कहीं कुछ गलत नहीं हुआ है। करण उसे सीधा बिठाते हुए उसकी ओर देखने लगा। उसकी आंखें कमरे में खिड़की से आती धीमी रोशनी की वजह से चमक रही थी। अगर तुम्हारे मन में कुछ भी चल रहा है तो मुझे बताओ, हम दोनों मिलकर बात करेंगे, समझकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। संजना उससे कुछ पूछना चाहती थी लेकिन वो डर गई थी कि कहीं उसकी बात सुनकर करण झल्लाकर उस पर बरस न पड़े। मुझे डर है कि तुम मुझ पर गुस्सा करोगे। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मेरी बात पहले शांति से सुनोगे और उसके बाद मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे। ठीक है, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। नहीं, मुझसे वादा करो। ठीक है बाबा, वादा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। करण बिना सोचे समझे संजना की बात मानने के लिए राजी हो गया था। मैं आज अमित शर्मा से मिलने गई थी क्योंकि मैंने गलती से उस दिन उसके चेस्ट को छू लिया था। मुझे तब से ही लग रहा था कि वो हो ना हो एक लड़की ही है, ना कि कोई मर्द। संजना ने करण की ओर देखते हुए खुद को संभालते हुए कहा। संजना की बात सुनकर करण की आंखें सिकुड़ती चली गई। उसे समझ आ रहा था कि पिछली बार जब वो करण के सीने को छूकर देख रही थी तो उसका कारण यही था कि उसने गलती से अमित के सीने को छू लिया था और यही वजह थी कि उसने बाद में कपड़ों की पट्टियों से अपने चेस्ट को बांध लिया था। वो ये जानने की कोशिश कर रही थी कि उसे जो महसूस हुआ था वो सिर्फ उसके मन का धोखा था या फिर वाकई में अमित एक लड़की थी। मैंने उसे अपनी बहन के बारे में बहुत सारी बातें बताई। फिर उसके बाद उसने मुझसे कुछ सवाल पूछे। ऐसा लग रहा था कि वो मेरे मन की बातें और मेरी कही हुई बातों को क्रॉस क्वेश्चन करके कंफर्म करने की कोशिश कर रही थी। और जैसे ही मुझे लगा कि वो इस बात को एडमिट करने जा रही है कि वो मेरी बहन है, तो उसका रवैया अचानक से पूरी तरह से बदल गया। वो बोला कि क्योंकि वो एक मर्द है इसीलिए किसी भी हाल में वो मेरी बहन नहीं हो सकता और मुझ पर बरस पड़ा। क्या कुछ नहीं सुनाया उसने मुझे। इतना कहकर संजना ने चुप्पी साध ली। क्या बोला उसने तुम पे बरसते हुए? करण ने फौरन उससे पूछा। उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी शक्ल मेरी बहन से मिलने का बहाना करके इस बात को एक हथकंडे के रूप में इस्तेमाल करके उसे लुभाने की कोशिश कर रही हूँ। उसने ये भी कहा कि मैं उसके टाइप की नहीं हूँ। संजना ने फिर अपना मुंह बनाते हुए कहा। मैं समझ नहीं पाई कि वो ये सब कुछ क्यों कह रहा है। उसकी वो सारी बातें बोलने का क्या मतलब था? क्या ऐसा इसीलिए था क्योंकि मैं गलत समझ रही थी या इसीलिए कि वो मुझसे नफरत करता है? संजना की बातों को सुनने के बाद करण को अफसोस हुआ कि उसने संजना से गुस्सा न करने का वादा क्यों किया था। काश उसने पहले संजना की बात नहीं सुनी होती। ये बेवकूफ लड़की। ऐसा हो सकता था कि अमित शर्मा एक औरत ही थी, लेकिन जो कुछ भी सबूत अभी सामने आए थे उसे तो यही साबित होता था कि वो एक मर्द था। अगर संजना को पता चलता कि इस समय करण के दिमाग में क्या चल रहा है तो वो जानकर उसे राहत मिलती कि उसने अमित के साथ हॉट स्प्रिंग जाकर उसकी असलियत पता लगाने वाली बात को ना बताकर अच्छा ही किया। करण ने अपने सर को झुकाकर संजना के माथे पर किस करते हुए उससे पूछा, क्या तुम पागल हो गई हो? संजना ने अपनी बाहों को करण की कमर के चारों तरफ लपेट लिया और बच्चों सा मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं गलत सोच रही हूँ। तुम में से कोई भी मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करता है?
ये यकीन करने या ना करने का मुद्दा नहीं है संजना, करण ने कहा। फिर संजना की ओर देखते हुए सीरियस होकर बोला, जब मैंने आखिरी बार तुमसे इस बारे में बात की थी, मैंने तुम्हें बताया था कि भले ही अमित तुम्हारी बहन हो, लेकिन उसे इस समय ज्यादा कुछ या कुछ भी याद नहीं होगा। तुम्हें पता है कि सभी एमनेसिक पर्सन्स के बीच में क्या चीज कॉमन होती है? शक, डाउट। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उन्हें अपनी पास्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, और ना ही वो पता होता है कि वो लोग कौन हैं। उन्हें दूसरों के भरोसे में ही रहना होता है। जो लोग उन्हें बताते हैं उसे ही मानना होता है, और इसी वजह से वो डर डर के जीते हैं। अपने चारों ओर चीजों को, हर शख्स को शक की नजरों से देखते हैं। अब जब तक कि तुम उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन जाती और उसका भरोसा हासिल करने में कामयाब नहीं हो जाती, तब तक तुम्हें वो चालबाज लड़की समझता रहेगा जो उसे लुभाने की कोशिश कर रही है, और कभी भी तुम पर भरोसा नहीं करेगा। करण की बात के वो आखिरी शब्द सुनकर संजना का मुंह बन गया था। वो करण को घूर कर देखने लगी। चालबाज लड़की समझता रहेगा वो मुझे, जो उसे लुभाने की कोशिश कर रही है? इसका क्या मतलब है करण? वो मेरी बहन है, मैं उसे कैसे लुभा सकती हूँ? लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी बहन है। फौरन ही करण ने उसे सोफे पर लेटा दिया। संजना के कानों के पास झुकते हुए उसने फुसफुसाते हुए कहा, अगर अमित ने तुम पर ये इल्जाम लगाया है कि तुम उसे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही हो, तो जरूर तुमने इस बात के अलावा कि वो तुम्हारी बहन की तरह दिखता है और काफी कुछ कहा होगा। मुझे बताओ, तुमने और क्या क्या कहा है और किया है? संजना ने फौरन ही करण को समझाते हुए कहा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। करण के हैंडसम फेस पर एक शैतानी मुस्कुराहट खेल गई थी। साफ था कि वो संजना की बात पर भरोसा नहीं कर रहा था। उसकी लंबी पतली उंगलियों ने संजना के चिन पर हाथ फेरा, जिसे देखकर संजना ने उनकी तारीफ में कहा, तुम्हारी उंगलियां कितनी लंबी है और अच्छी है करण। तुम्हें पता है ये पियानो बजाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अरे हाँ, मुझे याद आया, तुम पहले पियानो भी बजाया करते थे ना, है ना? तुमने ये भी कहा था कि तुम मुझे शादी करने के लिए प्रपोज करोगे तो पियानो बजाते हुए करोगे। लेकिन अब जब मुझे ये सब कुछ याद आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि तुमने अभी तक मुझे प्रपोज किया है। संजना टॉपिक चेंज करना चाहती थी, हालांकि करण ने अपने आंखें सिकोड़ते हुए उसे मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरी लंबी उंगलियां पियानो बजाने के लिए परफेक्ट है, बल्कि उसने संजना के कान को अपने दांतों से काटते हुए बेहद ही धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कुछ कहा। हालांकि उसकी फुसफुसाहट बेहद ही धीमी थी, लेकिन संजना उसकी कही बात के हर एक शब्द को अच्छे से सुन पा रही थी, जिन्हें सुनने के बाद वो शर्म के मारे मुस्कुराई। उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने करण को पीछे धकेलते हुए उससे कहा, तुम बहुत गंदे हो, हटो, मुझे उठने दो। तुम्हें अमित की सच्चाई पता करने के लिए खुद पर थोड़ा काबू रखना चाहिए था संजना। एक बार के लिए मान लिया अमित तुम्हारी बहन शालिनी ही है, तब भी तुम्हें उसे ढूंढकर उसकी चेस्ट को टच करने, उससे कपड़े उतारने के लिए और यहाँ तक कि उसके साथ हॉट स्प्रिंग जाकर हॉट बाथ लेने के लिए कहने का पता नहीं क्या क्या, ये सब कहने की क्या जरूरत थी। लेकिन अब जबकि तुमने ये गुस्ताखी कर ही दी है तो। करण ने अपनी लंबी उंगलियों को संजना की गर्दन पर रख दिया। देखो, तुम्हें उस गुस्ताखी की कैसी कड़ी सजा मिलती है। हे भगवान, आखिर करण को अमित से कही हर एक बात का बिल्कुल ठीक ठीक पता कैसे चल गया था। संजना इस हद तक हैरान रह गई थी कि एक पल के लिए उसके दिल की धड़कन थम गई थी। फिर वो फौरन ही मुस्कुराई। अయ్यो, मुझे अब समझ में आ गया है, इसके आगे तुम जो कुछ भी कहोगे मैं उसे अच्छी तरह से सुनूंगी और मानूंगी। जब करण ने ये सुना तो उसने अपना हाथ संजना की गर्दन से हटाया और फौरन उठकर बैठ गया। चलो बाहर चलकर खाना खाते हैं। क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? नहीं। वास्तव में जब करण ने देखा कि किस तरह से संजना काफी लो फील कर रही थी, तो उसने संजना को बाहर लेकर जाने का सोचा था ताकि वो थोड़ा बेहतर महसूस कर सके। फिर उन्होंने एक राजस्थानी रेस्टोरेंट पधारोसा में डिनर करने का तय किया। बाहर से देखने पर रेस्टोरेंट काफी सिंपल दिखाई देता था, भीतर से काफी साफ सुथरा था, या शायद वो इस वजह से था कि सर्दियों के कारण वहाँ पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। कहते थे कि वहाँ का खाना काफी लज्जतदार था और उनकी सर्विस भी बहुत ही शानदार थी। क्योंकि वहाँ उस समय वो लोग दो ही थे, इसीलिए उन दोनों ने अपना प्राइवेट केबिन बुक करने के लिए रेस्टोरेंट वालों को परेशान नहीं किया और वो मेन लॉबी में ही खाना खाने के लिए बैठ गए। और फिर उन्होंने टिपिकल राजस्थानी थाली
और खाने के बाद के लिए कुछ मीठे का ऑर्डर किया। वाह, देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। मेरे मुंह में तो पानी आना बंद ही नहीं हो रहा। ऑर्डर आते ही संजना अपनी थाली को देखकर उस पर ऐसे टूट पड़ी जैसे कि उसने न जाने कितने दिनों से खाना नहीं खाया था। वाह, ये वाकई में बहुत 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 ज्यादा टेस्टी है। फिर उसने देखा कि करण ने संजना को देखते हुए एक बाइट लेते हुए संजना के मुंह की ओर बढ़ाया। शायद वो उसे अपने हाथों से खिलाना चाहता था। संजना ये देखकर काफी खुश हो गई थी और खुशी से वो उस बाइट को खाने के लिए अपना मुंह खोलकर आगे झुकी। लेकिन जैसे ही उसका मुंह करण के हाथ तक पहुंचा, करण ने बाइट झट से अपने मुंह में डाल ली। संजना ने रोना सा मुंह बनाकर अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया, लेकिन फिर करण ने अगली बाइट को संजना के मुंह में डाल दिया। थैंक यू, अभी तो काफी कुछ है तुम्हारी थाली में, उसे कौन खाएगा? बिल्कुल, मैं ही खाऊंगा। अब यहाँ आकर कोई वेटर या अमित शर्मा तो तुम्हें आकर खिलाएगा नहीं। इतना कहकर वो संजना के बगल में जाकर बैठ गया। अब तो मुझे लग रहा है कि हमें 2 अलग अलग ऑर्डर नहीं करने चाहिए थे, हमारा काम तो एक से ही हो जाता है ना? संजना ने करण की ओर देखते हुए कहा। तुम्हारी जैसी भुक्कड़ का काम एक से भला कैसे हो सकता था? मुझे तो लगता है हमें इसके बाद भी एक थाली और मंगवानी पड़ेगी। संजना ने करण को घूरते हुए देखा। वैसे तो मेरी भूख फिर भी नहीं मिटेगी, और उसके बाद अपनी भूख शांत करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त डिश मौजूद है। अच्छा, क्या है वो? करण कबाब। इसके बाद तुमने फिर मेरा मजाक उड़ाया ना, तो तुम्हें मैं कच्चा चबा जाऊंगी, समझे? मुझे हजम करना इतना आसान नहीं, इसीलिए तुम अभी इसी से काम चलाओ, है ना? इतना कहकर करण ने संजना को फिर से अपने हाथों से खिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, जिसे संजना ने बीच में ही रोक दिया और चम्मच करण के हाथ से लेकर उसे इस बार अपने हाथों से खाना खिलाया। और इसी तरह से एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखते हुए वो एक दूसरे को खाना खिलाते रहे। माहौल में इस हद तक मिठास घुल गई थी कि कोई अगर उन्हें प्यार में डूबे हुए इस तरह से देख लेता तो उसे डायबिटीज हो जाती। उसी समय नीचे के फ्लोर के एक प्राइवेट रूम में से कुछ लोग बाहर निकले। उनमें से एक अर्जुन भी था। बाहर निकलते ही उसकी नजर संजना पर पड़ी और वो फौरन ही उसकी ओर बढ़ने लगा। हालांकि जब उसने देखा कि उसके बगल में करण भी बैठा हुआ था, तो उसने अपने कदम वहीं पर रोक लिए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो इस कदर हैरान था कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई तूफान उससे टकरा गया हो। जैसे ही संजना पलटी, उसने देखा कि सामने अर्जुन खंडेलवाल खड़ा हुआ है, सूट पहने हुए और हाथ में कोट थामे हुए। वो एक पल के लिए हैरान रह गई थी। उसने करण की ओर देखा। संजना की नजरों में एक अजीब सी हैरानी और डर देखते हुए करण ने उसे देखा, जहां संजना कुछ पलों पहले ही देख रही थी। और जैसे ही करण की नजरें उस पर गईं, उसने वहां पर अचानक ही अर्जुन को खड़ा पाया और उसे देखकर करण को ऐसा लगा कि वो पिछले काफी समय से वहां पर खड़ा हुआ था। वो दोनों एक दूसरे की ओर घूरे जा रहे थे, मानो उन दोनों के मन में उनके ख्यालों को लेकर कोई लड़ाई चल रही थी। लेकिन दोनों में से किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला। अर्जुन जिन लोगों के साथ वहाँ आया था, वो सभी लोग बिजनेस इंडस्ट्रीज के जाने माने लोग थे और ये जाहिर सी बात थी कि वो सभी करण को जानते थे। तब उन्होंने अर्जुन की नजरें करण की टेबल की ओर गड़ी हुई देखी तो उन्होंने मुस्कुराते हुए अर्जुन से पूछा, मिस्टर खंडेलवाल, आप भी मिस्टर ग्रोवर को जानते हैं? अर्जुन ने फेक स्माइल देते हुए कहा, अच्छी तरह से, हम दोनों एक दूसरे को काफी करीब से जानते हैं। अर्जुन ने करण की ओर देखते हुए फिर संजना को देखा। भले वो ऊपरी तौर पर मुस्कुरा रहा था, लेकिन भीतर से वो करण और संजना के रिश्ते के बारे में अंदाजा लगा रहा था। फिर तभी अर्जुन के ग्रुप में से किसी ने करण को ग्रीट किया। करण ने बिना कुछ कहते हुए एक रूखी सी मुस्कान के साथ उसकी ग्रीटिंग का जवाब दिया। उसने अपने होठों को अभी भी कस के बंद किया हुआ था। हम आप दोनों को परेशान नहीं करेंगे, हम तो बस यहाँ से निकल रहे थे, आप लोग जारी रखिए। उन लोगों ने करण को बाय कहा और फौरन ही वहाँ से निकल गए। अर्जुन के जाने से पहले उन्होंने संजना को गहराई से देखा। वो इस बात को सोच रही थी कि वो कितनी अजीब तरीके से उसकी ओर देख रहा था। करण की नजरों से अर्जुन का संजना को दिया हुआ वो लुक बच नहीं पाया था। हालांकि उसने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा और फिर खाने में व्यस्त हो गया। उसने चम्मच से स्वीट डिश लिया और संजना के होठों के पास लेकर जाते हुए, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, खाओ इसे। संजना ने फौरन ही मुस्कुराते हुए उस बाइट को खा लिया और फिर करण को भी अपने हाथ से एक चम्मच स्वीट डिश का खिलाया। करण ने चम्मच को स्वीट डिश के बाउल में घुमाते हुए संजना से पूछा, तुम जानती हो? किसे?
संजना ने फौरन ही जवाब दिया। उसे लगा जैसे करण अर्जुन के बारे में पूछ रहा है। फिर उसने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारा मतलब मिस्टर खंडेलवाल को? मैं उनसे पहले मिल चुकी हूँ। वो अनामिका के प्रेमी और मंगेतर है। इस बार मैं उनसे तब मिली थी जब वो भी अनामिका को ढूंढते हुए वहाँ मौजूद थे। वो पहली बार था जब मैं उनसे मिली थी। फिर बाद में संजना ने महसूस किया कि जैसे तैसे वो अपनी बात कहती जा रही थी, वहाँ का माहौल भी टेंस होता चला जा रहा था। उसने फिर देखा कि करण के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल ही अजीब हो रहे थे और उसके चेहरे पर रूखापन बढ़ता जा रहा था। और उसी रूखी आवाज में उसने संजना से पूछा, बाद में हम एक दूसरे से 2 बार टकराए। हालांकि जितनी भी बार हम लोग मिले हो, हम दोनों के बीच कोई ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी। वो शायद मेरे साथ इसीलिए पोलाइटली पेश आ रहा था क्योंकि एक बार मैंने अनामिका की मदद की थी। इतना कहते हुए संजना ने फ्रूट जूस का एक घूंट पिया, ये देखते हुए कि कैसे करण अभी भी चम्मच को स्वीट डिश के बाउल में चला रहा है। संजना ने उसका जूस उठाया और उसे पिलाने के लिए उसके मुंह के पास लेकर आई। करण ने धीरे से आगे की ओर झुकते हुए ग्लास को अपने होठों से लगाते हुए आराम से जूस का सिप लिया और फिर अगले ही पल उसने संजना की गर्दन के पीछे अपना हाथ लेकर जाते हुए उसे अपनी ओर खींचा और एक पैशनेट किस कर दिया। संजना हैरान रह गई। करण को अचानक से इश्कबाजी का भूत क्यों चढ़ गया था? उसका चेहरा तुरंत ही शर्म से लाल हो गया था। करण, ये क्या हो गया अचानक? ये हमारा घर नहीं है, हम अभी बाहर हैं। संजना की ओर देखते हुए वो मुस्कुराया और फौरन ही उसने पलटकर खिड़की से बाहर देखा। पहले से शर्मिंदा संजना ने करण की ओर देखते हुए तुरंत ही अपने मुंह में स्वीट डिश का एक टुकड़ा भर लिया था। उन दोनों की वो क्यूट और प्यार भरी हरकतों को देखकर हर कोई उन्हें लवी डवी कपल कह सकता था। अर्जुन के साथ अभी अभी रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए उस ग्रुप में से किसी एक ने खिड़की से अंदर के सीन को देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, मुझे नहीं पता था कि मिस्टर करण ग्रोवर इतने आशिक मिजाज इंसान है। करण के साथ वो लड़की कौन है? उसने पूछा। उस आदमी की बात को सुनकर अर्जुन उसे इस तरह से घूर रहा था मानो उसकी कही गई बात उसे पसंद न आई हो, लेकिन क्योंकि उस वक्त वो किसी कश्मकश में था तो उसने अपनी नाराजगी उस पर जाहिर ना करते हुए पूछा, करण के साथ वो लड़की कौन है? शायद मिस्टर ग्रोवर की पत्नी है। मैंने सुना है करण ग्रोवर की कुछ दिनों पहले ही शादी हुई है। हाँ, ये बात सही है। हाल ही में तमाम तरह के सोशल मीडिया पर हॉट सर्च में ये बात आ रही थी कि करण ने संजना अरोड़ा नाम की एक स्विमर से शादी की है। ये उसकी पत्नी नहीं है। अर्जुन खंडेलवाल ने कड़ी आवाज में कहा, क्या उस लड़की का नाम मिष्टी नहीं है? अगर ऐसी बात है तो वो कोई हैरानी की बात नहीं थी। आखिर करण ग्रोवर में हर एक वो बात थी जो एक लड़की को एक लड़के में चाहिए थी। और फिर अगर वो दूसरी लड़की भी है और करण के लिए सिर्फ टाइम पास करने का एक जरिया है, तब भी कोई भी लड़की करण ग्रोवर जैसे हैंडसम शख्स की बात भला कैसे टाल सकती है? उस शख्स के कहे गए शब्दों ने जैसे अर्जुन के तन बदन में आग लगा दी थी। गुस्सैल चेहरा लिए अर्जुन तेज कदमों के साथ वहाँ से चला गया। डिनर के बाद संजना अरोड़ा कार तक पहुँचने के लिए करण के साथ पैदल ही पार्किंग लॉट में जाना चाहती थी। हालांकि उस रात बाहर ठंड कुछ ज्यादा ही थी। आमतौर पर इस समय इतनी ठंड नहीं रहती थी, इसीलिए करण ने उसे रेस्टोरेंट में रुककर उसका इंतजार करने के लिए कहा और खुद पार्किंग लॉट से कार लाने के लिए चला गया। हालांकि संजना रेस्टोरेंट में अकेली नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए करण के कार लाने तक वो बाहर निकल गई। अचानक उसने दीवार से एक लंबी सी परछाई को उसकी ओर बढ़ते हुए देखा। वो ऐसे ही उस परछाई का सोर्स देखने के लिए पीछे मुड़ी। उसने पाया कि अर्जुन खंडेलवाल, जो काफी पहले वहाँ से निकल गया था, उसके पीछे खड़ा हुआ है। उसने संजना को मुस्कुराते हुए देखा, हालांकि उसकी मुस्कान में एक कड़वापन साफ दिखाई दे रहा था। संजना को फौरन ही वो सारी बातें याद आ गई जो अनामिका ने उसे कुछ दिन पहले स्टूडियो में बताई थी। अर्जुन के और करण के बीच की सारी परेशानियों के बारे में सोचकर और खास तौर से इस बारे में सोचकर कि किस तरह उसने लगभग करण की जान ले ली थी, संजना अब इस इंसान को रत्ती भर भी पसंद नहीं करती थी। पहले उसने सोचा कि अनामिका के मंगेतर होने की वजह से उसे उसकी रिस्पेक्ट करते हुए उसे ग्रीट करना चाहिए, लेकिन अब क्योंकि अनामिका खुद भी उसे वाकई में पसंद नहीं करती थी और उन दोनों के बीच में सिर्फ दिखावे भर का रिश्ता था, संजना ने अपने दिमाग से उस ख्याल को निकाल दिया। संजना पलटी और सामने की ओर देखते हुए आगे बढ़ना चाहती थी क्योंकि अभी तक करण की कार वहाँ पर पहुँची नहीं थी। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती, अर्जुन ने अचानक ही उस तक पहुंचकर उसका हाथ थामकर उसे अपनी ओर खींच लिया। संजना शौक से उसे देखती रही। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? उसकी गहरी काली आंखों में कुछ सवाल थे
और उसी कॉन्फ्लिक्ट के चलते अर्जुन की पकड़ संजना की कलाई पर और कड़ी हो गई। क्या खूब दिखावा कर लेती हो तुम। संजना ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। क्या बकवास कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वो बताने के लिए साफ थे कि उसका इरादा संजना को छोड़ने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। कोई हैरानी की बात नहीं थी जो अनामिका संजना को अर्जुन से दूर रहने के लिए बोल रही थी और इस बात के लिए उसे डांटने को भी तैयार थी। असल में करण के लिए उसकी नफरत वाकई में बहुत गहरी थी। अर्जुन का चेहरा टेंस और काफी कठोर था जब उसने सख्ती से संजना से वो बात पूछी, तुम करण के साथ रात गुजारने के लिए कितना चार्ज कर रही हो? जितना भी वो तुम्हें दे रहा है मैं उसका दोगुना दूंगा। जब पिछली बार उसने संजना को उस आदमी के खिलाफ शांति से 100 नंबर डायल करते हुए देखा था जिसने तब उसके साथ छेड़खानी की कोशिश की थी, तो वो श्योर था कि संजना उन लड़कियों में से नहीं है जो कि सिर्फ लोगों के बीच अपनी प्रेजेंस बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन आज जब उसने इस बारे में सोचा कि वो उसी तरह की लड़की है जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता था, तो उसकी ये सोच गलत साबित हो गई। क्या उसने पिछली बार ये नहीं बताया था कि वो पहले से शादीशुदा थी? वो शादीशुदा होने के बावजूद किसी दूसरे मर्द के साथ इस तरह के अफेयर में कैसे पड़ सकती थी? हाँ, जिस तरह की औरतों से वो सबसे ज्यादा नफरत करता था वो ऐसी औरतें थी जो शादीशुदा होने के बावजूद बाहर किसी दूसरे या तीसरे के साथ अफेयर रखती थी। वो सभी धोखेबाज औरतें थी। वो उनसे इस कदर नफरत करता था कि उनके बारे में सोचने भर से उसके तन बदन में आग लग जाती थी। वो इस बात को लेकर उससे नफरत करता था कि किस तरह से वो दूसरों को ही नहीं बल्कि खुद को भी धोखा देती है। अगर ऐसी ही किसी शादीशुदा औरत ने उसके डैड को नहीं फंसाया होता तो उसका अंजाम उन्हें एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाने के रूप में नहीं चुकाना पड़ता। उस तरह की हर एक औरत धोखेबाज होती है और अर्जुन उनसे बेइंतहा नफरत करता था। और इस समय जो औरत उसके सामने थी वो उन सभी में से सबसे ज्यादा गिरी हुई एक चीप औरत थी।